नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सोवा टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले हमने अपने चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से रिलेटेड एमसीक्यूज के वीडियो पोस्ट किए हैं। तो अगर आपने वो वाले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से डायरेक्ट वीडियो पे पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं क्या कुछ हम सीख पाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स विल चार्ज एन आइडियल कैपेसिटर। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स को अगर एक आइडियल कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट किया जाता है तो कैपेसिटर के रिगार्ड में पूछा हमें ये चार्ज होने के लिए कितना टाइम लेगा। ऑप्शन हमारे पास में है इनफाइनाइट टाइम, ऑप्शन बी कहता है एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा, ऑप्शन सी कहता है इंस्टेंटेनियसली चार्ज हो जाएगा और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, जब भी हम एक आइडियल कैपेसिटर को एक आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ में कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम शून्य होता है और चार्जिंग टाइम शून्य होने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा कैपेसिटर है वो तुरंत चार्ज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंस्टेंटेनियसली या तुरंत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होता है, ऑप्शन है हमारे पास में एक्टिव, बाइलेटरल, ऑप्शन बी है पैसिव एंड बाइलेटरल, ऑप्शन सी है एक्टिव एंड यूनिलैटरल और ऑप्शन डी है पैसिव एंड यूनिलैटरल। तो दोस्तों, इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की बात करें तो ये किस प्रकार का डिवाइस होता है, तो ये एक एक्टिव डिवाइस होता है और एक्टिव डिवाइस होने के साथ साथ ही ये यूनिलैटरल होता है। यूनिलैटरल का मतलब है एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिलैटरल और एक्टिव, या फिर हम कह सकते हैं एक्टिव एंड यूनिलैटरल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारे पास में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें से हमें चुनकर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। तो चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन हमारे पास में है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए करंट सोर्स इज वेरी हाई बट लो इन ए वोल्टेज सोर्स। एक वोल्टेज सोर्स के लिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत लो होना चाहिए और साथ ही कह रहा है कि एक करंट सोर्स के लिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस का मान है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है। जब भी हम एक करंट सोर्स की बात करते हैं तो एक करंट सोर्स के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस का मान अधिक से अधिक होना चाहिए। वहीं अगर हम वोल्टेज सोर्स की बात करें तो वोल्टेज सोर्स के लिए ये कम से कम होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो हमारा राइट है। चलिए हम ये देख लेते हैं क्या कोई और ऑप्शन तो राइट नहीं है। तो देखते हैं, ऑप्शन बी कहता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए करंट सोर्स एंड ए वोल्टेज सोर्स आर इक्वल। तो इक्वल होना चाहिए ऐसा कह रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, इक्वल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी में हम देखते हैं, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए करंट सोर्स एंड ए वोल्टेज सोर्स आर वेरी हाई। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी को देख लेते हैं, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए करंट सोर्स इज वेरी लो बट वेरी हाई इन वोल्टेज सोर्स। तो ये तो हो गया उल्टा, जिसका हाई होना चाहिए था वो तो हो गया लो और जिसका लो होना चाहिए था उसका हो गया हाई। तो इस हिसाब से अब हमारे क्वेश्चन का सही आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए करंट सोर्स इज वेरी हाई बट इन केस ऑफ ए वोल्टेज सोर्स इट विल बी लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्सेनिक मिक्स्ड विथ डैश टू फॉर्म ए एन टाइप सेमीकंडक्टर। ऑप्शन हमारे पास में है फास्फोरस, ऑप्शन बी है जर्मेनियम, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी है गैलियम। तो हमें बताना है कि एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आर्सेनिक को किसके अंदर मिलाया जाता है। तो हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक आर्सेनिक है वो किस प्रकार की इम्प्योरिटी है, जो पांचवें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, पांचवें वर्ग में जो आती है
वो इम्प्योरिटी है। और जब एक आर्सेनिक को आप एक प्योर सेमीकंडक्टर के साथ में मिलाते हैं तो निर्माण होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर का। तो इस हिसाब से हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम। जब भी आप जर्मेनियम के साथ में आर्सेनिक को मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो मटेरियल बन के आता है वो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट मच लोअर टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव एज ए। निम्न तापमान पर अर्धचालक व्यवहार करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास में सेमीकंडक्टर ओनली, अर्धचालक की तरह, ऑप्शन बी है कंडक्टर की तरह, ऑप्शन सी है इंसुलेटर की तरह, और ऑप्शन डी है कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह है। तो दोस्तों जब हम एक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो एक सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है इंसुलेटर से और कम होती है कंडक्टर से, यानी कि इनकी कंडक्टिविटी का मान कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच में होता है। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों ही गुण पाए जाते हैं, दोनों ही प्रॉपर्टीज में होती है। जब हम लोअर टेम्परेचर की बात करें या फिर हम कह लें 0 केल्विन पर जो सेमीकंडक्टर है वो एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और हायर टेम्परेचर पर या हम कह सकते हैं रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो लोअर टेम्परेचर के लिए हमसे पूछा गया है, तो लोअर टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर हैं वो बिहेव करते हैं एज ए इंसुलेटर की तरह, कुचालक की तरह। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलेटर की तरह। मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली mobility of electron in semiconductor is dash time of the mobility of hole। एक सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल की मोबिलिटी का कितना गुना होती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल की तुलना में 3 गुना होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 टाइम। वहीं अगर आपसे ये पूछ ले कि सिलिकॉन की मोबिलिटी कितनी होती है, या फिर पूछ ले जर्मेनियम की मोबिलिटी कितनी होती है, या गैलियम आर्सेनाइड की मोबिलिटी कितनी होती है, तो ये भी आप बता सकते हो। मैंने यहाँ पे एक टेबल दे दी है, इस टेबल में मैंने तीनों मटेरियल की अलग अलग मोबिलिटी का मान यहाँ पे लिख दिया है। अगर आपसे सिलिकॉन से पूछें तो सिलिकॉन के लिए ये हो जाएगा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। वहीं जर्मेनियम के लिए अगर पूछें तो जर्मेनियम के लिए इसका मान होता है 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। वहीं अगर गैलियम आर्सेनाइड के लिए पूछा जाए तो गैलियम आर्सेनाइड के लिए होता है 8500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। और दोस्तों आप ये यूनिट भी ध्यान रखेंगे, कई बार बड़ा सिंपल सा सवाल ही पूछ लिया जाता है कि मोबिलिटी का मेजरिंग यूनिट क्या होता है। तो दोस्तों आप ये भी ध्यान रखेंगे, मोबिलिटी का जो मात्रक है वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। और या फिर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन ए जर्मेनियम इज। एक जर्मेनियम के अंदर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ये एक जर्मेनियम है। जर्मेनियम किस प्रकार का मटेरियल है, ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। और एक सेमीकंडक्टर के लिए जो आउटर मोस्ट सेल होती है या फिर हम कह लें अंतिम सेल होती है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 इलेक्ट्रॉन। और जो आउटर मोस्ट सेल होती है या जो सबसे बाहरी कक्ष होती है उसे हम संयोजी कक्ष बोलते हैं, और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे ही हम संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट के एप्लीकेशन से रिलेटेड है, कौन कौन सा रिलेटेड है ये हमें बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ हॉल इफेक्ट जान लेते हैं, ताकि हम इस क्वेश्चन का आंसर बड़े अच्छे तरीके से कर पाएं। और अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमा कर दिया जाता है तो भी हम आंसर कर पाएं। तो चलिए हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हॉल इफेक्ट। तो दोस्तों हॉल इफेक्ट का क्या क्या उपयोग होता है ये हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो उपयोग है
वो करते हैं हम सेमीकंडक्टर के टाइप को डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो किस प्रकार का है, एन टाइप है या पी टाइप है, इसका पता हम लगाते हैं हॉल इफेक्ट कोफिशिएंट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब कैसे पता लगेगा कि ये एन टाइप है और ये पी टाइप है? तो अगर किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए अगर हॉल कोफिशिएंट का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो वो होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, और अगर हॉल कोफिशिएंट का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाता है तो वो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो किस प्रकार का है। दूसरा जो एप्लीकेशन है इसका मोबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि एक सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल, इनकी जो मोबिलिटी है उसका पता हम हॉल इफेक्ट कोफिशिएंट के द्वारा कर सकते हैं। तीसरा जो उपयोग है वो है मेजरमेंट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, इसके द्वारा हम फ्लक्स घनत्व का मापन भी कर सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी कि अर्धचालक की चालकता कितनी है ये भी हम पता कर सकते हैं हॉल इफेक्ट के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ उपयोग देखे हैं हॉल इफेक्ट के। अब चलते हैं हम हमारे सवाल पर और सवाल में देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। तो ये हमारा सवाल है, हम फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट के संबंध में कौन सा सही है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन 1 पढ़ते हैं हम, टू फाइंड द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर वेदर पी और एन। तो यस, हम हॉल इफेक्ट का उपयोग करके ये पता कर सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर पी टाइप है या एन टाइप है। अगर हॉल कोफिशिएंट का वैल्यू पॉजिटिव आया तो पी टाइप और अगर नेगेटिव आया तो एन टाइप। दूसरा ऑप्शन है टू मेजर द कंडक्टिविटी। तो यस, हम सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को भी मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों ही एप्लीकेशन हमें दिए गए हैं वो सही है। तो अब देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये दोनों ही ट्रू बताए गए हैं। तो ऑप्शन 1 को अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन 1 में हमें कह रहा है कि बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, दोनों ही क्या है, सही है। तो हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेमीकंडक्टर डिवाइस मेड आउट ऑफ ए मटेरियल हैविंग वेरी हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसी कौन सी सेमीकंडक्टर डिवाइस है कि जिसको हम ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाते हैं जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ऑप्शन हमारे पास में है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी है वेरिस्टर, ऑप्शन सी है थायरिस्टर और ऑप्शन डी है थर्मिस्टर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थर्मिस्टर। अब ऐसा क्यों है, क्यों हम इसको ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट काफ़ी हाई हो? क्योंकि दोस्तों ये जो थर्मिस्टर है ये प्रयोग आता है एज ए ट्रांसड्यूसर की तरह। ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या है कि एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करता है। थर्मिस्टर क्या करता है, जब भी इसका अगर टेम्परेचर का मान चेंज होता है तो इसके रेजिस्टेंस में परिवर्तन आता है, और जब रेजिस्टेंस में परिवर्तन आता है तो उस रेजिस्टेंस में चेंज को हम मेजर करके ये पता लगा देते हैं कि टेम्परेचर में कितना चेंजेज आया है। तो दोस्तों थर्मिस्टर के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मान है वो हाई रखा जाता है, क्योंकि अगर थोड़ा से भी चेंजेस हो, थोड़ा से भी अगर टेम्परेचर में चेंजेस हुआ हो तो इसके रेजिस्टेंस में काफ़ी चेंजेस आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग डायोड्स। डायोड बनाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है कार्बन और ऑप्शन डी है कॉपर। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि डायोड बनाने के लिए हम सेमीकंडक्टर मटेरियल का प्रयोग करते हैं, और ये सेमीकंडक्टर मेटल या तो सिलिकॉन हो सकता है और या फिर जर्मेनियम हो सकता है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिया गया है सिलिकॉन, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। डायोड को बनाने के लिए हम सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन या जर्मेनियम का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन डैश सेमीकंडक्टर एट ए टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट जीरो बिहेव लाइक ए डैश बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। एक डैश अर्धचालक जो परम शून्य तापमान पर डैश के तरह व्यवहार करता है, जिसका कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक शुद्ध अर्धचालक
एब्सोल्यूट जीरो यानी कि हम जिसे कहते हैं परम शून्य तापमान, और परम शून्य तापमान का मान होता है 0 केल्विन। एक शुद्ध अर्धचालक 0 केल्विन पर बिहेव करता है कुचालक की तरह, क्योंकि 0 केल्विन तापमान पर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।